जय हिंद बच्चों। तो आज हम देखेंगे कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, तो उनके 3 केसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? कोई भी नंबर होगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोले थे, एक तरह से स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स की स्ट्रेंथ जैसे कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। ये क्या है बच्चों? ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है ना, यानी कि कितना न्यूटन, कितना फोर्स। न्यूटन क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं केस के विषय में। अब जैसे कि मैं कहूं आपसे टू फोर्स का मतलब क्या हो गया? टू, अब देखिए यहाँ पे टू लिखा है, तो टू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू फोर्स। ठीक है, तो टू फोर्स का मतलब हो गया कि फोर्स दो काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितने फोर्स है? 2 फोर्स हैं। ठीक है, चल अगर मैं आपसे कहूं थ्री फोर्स, तो थ्री फोर्स का मतलब क्या हो गया? फोर्स थ्री फोर्स का मतलब 3 न्यूटन, और 3 न्यूटन का मतलब 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन लगेगा, 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन। तो यहाँ पे कितने फोर्स होंगे? 3 फोर्स होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 3 का जगह 4 फोर्स, इसका मतलब हो गया यहाँ फोर्स कितने होंगे? 4 होंगे। चल इफ टू फोर्सेस, अब क्या लिखा गया यहाँ पे? 2 फोर्सेस, मतलब यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं। किस पर? अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, act in the same direction, मतलब कि यहाँ 2 फोर्सेस हैं। देखिए ये है एक बॉक्स बच्चों। ठीक है, ये एक बॉक्स है, हैवी बॉक्स। ठीक, ये बॉक्स को आपको उठा करके, मतलब उसको सरका के, जैसे भी हो आपको इस साइड लाना है। ये भारी भरकम बॉक्स को इस साइड लाना है। तो यहाँ पे 2 इंसान, सपोज हमने एक 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन मतलब एक एक फोर्स है यहाँ पे, यानी एक आदमी है, सपोज कोई पर्सन है जिसको हमने बोला 1 न्यूटन। फिर हमने यहाँ पे दूसरा न्यूटन का यानी 2 न्यूटन दूसरा फोर्स ले लिया। इस बॉक्स को इधर लाना है, तो क्या करेंगे? ये दोनों क्या करेंगे? दोनों अपना बल लगाएंगे। मतलब यहाँ पे 2 इंसान हमने लिया है, 1 न्यूटन का, 2 न्यूटन। तो दोनों क्या करेंगे? इस बॉक्स को ऐसे धकेलेंगे। ठीक है, तो 2 फोर्सेस अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, हैवी बॉक्स। इस पर हमने क्या किया? 2 फोर्स अप्लाई किया, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। इनका डायरेक्शन क्या है? सेम है दोनों का, 1 न्यूटन का भी और दूसरा न्यूटन का भी। ठीक है, तो सपोज बच्चों हम इसको 1 न्यूटन नहीं मान के हम क्या मानेंगे? यहाँ पे एक पर्सन का नाम ए रख दिया, दूसरा पर्सन को बी कह दिया। ए को हमने बोला 1 न्यूटन, ठीक है, दूसरा का भी जो फोर्स है वो 1 न्यूटन का ही फोर्स है। मतलब दोनों का बल जो है बराबर है, शक्ति दोनों के पास सेम है। दोनों बॉक्स को एक ही डायरेक्शन में फोर्स करके क्या कर रहे हैं? अप्लाई करके इस साइड ला रहे हैं बॉक्स को। देन रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्टिंग on the object
इज इक्वल टू सम ऑफ टू फोर्सेस, फुल स्टॉप। तो देखिए बड़ा सिंपल है, एक समझ जाइए दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। तो दो फोर्सेस को जब हम अप्लाई किए इस पे, एक एक आदमी है ए हमने कहा, दूसरे आदमी को हमने बी बोला। ए जो है 1 न्यूटन फोर्स है, बी के बाद भी 1 न्यूटन का फोर्स है, मतलब फोर्स बल शक्ति दोनों ताकतवर है, एक साथ दोनों ताकतवर है। और इन्होंने एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब इसको फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा के इस साइड किया, ठीक है। देन अब आप पूछोगे ना कि इन दोनों के पास, मतलब इन दोनों का अगर टोटल अगर हम कहें कि फोर्स क्या होगा, एक 1 न्यूटन का दूसरा भी है, तो रिजल्टेंट जो होता है ना, रिजल्टेंट और नेट, इसको हम बोलते हैं टोटल, ठीक है। तो नेट या रिजल्टेंट फोर्स यानी टोटल जो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों जो रिजल्टेंट या नेट मतलब टोटल फोर्स जो लग रहे हैं वो इक्वल हैं टू सम ऑफ टू फोर्सेस। तो क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट या नेट फोर्स इन दोनों का सम होगा। क्लियर है। तो आर का मतलब होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, ठीक है। तो आर को हमने यहाँ रिजल्टेंट माना या नेट फोर्स, ठीक है। नेट का मतलब होता है टोटल। आर इज इक्वल टू क्या लिखा है, सम, सम का मतलब होता है जोड़, तो ए प्लस बी, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, वो ए के पास कितना है 1 न्यूटन और प्लस बी के पास कितना है 1 न्यूटन। तो टोटल जो है कितना फोर्स आ गया बच्चों, 1 + 1 2 न्यूटन का क्या आ गया, फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको इतनी समझनी है कि ये जो फोर्स टोटल लग रहा है हमें टोटल निकालना है, मतलब रिजल्टेंट, रिजल्ट क्या हुआ है ना, जो इस बॉक्स पे लगा है या इस ऑब्जेक्ट पे लगा है, या नेट फोर्स क्या होगा, तो इक्वल टू सम ऑफ टू फोर्सेस। अब सम हमने यहाँ पे जोड़ा है कब, जब ये एक्ट करेगा सेम डायरेक्शन में। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्स, तो सम होगा। अगर ये अपोजिट होगा तो क्या होगा, इसके बीच में डिफरेंस, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी प्लस क्यों है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। क्लियर है। प्लस कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में होंगे, कोई चीज़ अगर सेम रहे तो सम करेंगे। चलिए अब यहीं पे बच्चों हम क्या करेंगे, केस नंबर यहीं पे 2 ले लेंगे, ठीक है। तो अभी बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी को हम थोड़ा चेंज करते हैं। इफ सेम है ना, इफ सेम है, टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्ट इन सेम नहीं, अब क्या लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। सेम की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। देन उसके बाद जो रिजल्टेंट और नेट फोर्स होगा, जैसे सपोज अभी यहाँ पे है ना, तो अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। तो सपोज ये ए ने 1 न्यूटन का फोर्स इधर से धकेला इसको, इस बॉक्स को, और बी वाला जो पर्सन है बच्चों, ये भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, इसके जस्ट अपोजिट है ना। एक इधर से ढकेल रहा है और एक इधर से ढकेल रहा है। उस में क्या होता है, दोनों आमने सामने जो इंसान होते हैं फाइट में आपस में एक दूसरे को ढकेलते हैं, तो जो फोर्स यानी कि बल यानी कि ताकत लग रही है वो अपोजिट लग रही है ना, सेम नहीं है। तो यहाँ पे जब अपोजिट हो जाए, तो जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस। इसको मैं थोड़ा और इधर लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है ना,
अभी फोर्स जो है अब माइनस में है, तो यहाँ पे हम सेम मैग्नीट्यूड का नहीं लेंगे, ठीक है। अब जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दोनों के पास अलग अलग बल है, अलग अलग फोर्स है। सपोज ए के पास है 1 न्यूटन का, ठीक है, और बी के पास 1 न्यूटन नहीं है, बी के पास है सपोज 2 न्यूटन का। बात क्लियर हो रही है। ए के पास जो फोर्स है 1 न्यूटन का है, ए इंसान के पास, और बी के पास कितना है 2 न्यूटन। तो जब डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे, बड़े वाले को। तो सपोज हमने p माइनस ए कर दिया, ठीक है, या इसी को हम 2 न्यूटन ले लेते हैं, या इसी को 1 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है। a माइनस बी क्या होगा, a के जगह पे क्या है 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन रख देंगे, ठीक है। b के पास क्या है, देखिए माइनस का साइन है। अब b के पास, अब एक चीज़ और देखना है आपको, तो b जो है सपोज प्लस में 1 न्यूटन है, ठीक है, तो प्लस में 1 न्यूटन। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 न्यूटन माइनस में 1 न्यूटन, ठीक है। तो क्या हो गया 1 न्यूटन हो गया, ये रिजल्टेंट निकला। डिफरेंस कब होगा, जब हम फोर्स अपोजिट में लगाएंगे, एक इधर से एक इधर से। एक के पास है 2 न्यूटन, एक के पास है, दोनों के पास है एक प्लस में, दोनों प्लस में है 1 न्यूटन, और इधर भी 1 न्यूटन। तो क्या हुआ, सपोज इसको नहीं भी लिखते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा आपको, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आएगा 1 न्यूटन का, ठीक। सपोज ए वाला जो फोर्स लगा रहा है वो सपोज लगा रहा है 8 न्यूटन का, मतलब इसके पास ज़्यादा बल है। और जो बी वाले के पास फोर्स है वो है 4 न्यूटन का, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे ए की जगह पे 8 न्यूटन, और बी वाला क्या होगा माइनस में 4 न्यूटन, ठीक। तो रिजल्टेंट क्या होगा 8 माइनस 4, 4 न्यूटन, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे हो गया है 10 न्यूटन, और यहाँ पे हो गया है 6 न्यूटन, ठीक है, तब क्या करेंगे, देखिए इसको सिंपल है, हम ऐसे कर सकते हैं, एक है तो 6 न्यूटन, माइनस का साइन देंगे। अब बी के पास क्या है, प्लस में 10 न्यूटन है, ठीक है, प्लस में है ये, माइनस में नहीं है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में +10 न्यूटन लिखेंगे। अब 6 न्यूटन माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या होता है -10 न्यूटन। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो माइनस में आएगा, क्या आएगा बच्चों, -10 से अगर 6 को करेंगे तो -4 न्यूटन, ठीक है। तो डिफरेंस अभी बेसिक सिंपल यही जानना है कि आपको जब रिजल्टेंट पूछा जाए नेट फोर्स अपोजिट में लगा हुआ फोर्स का, तो क्या होगा, हमेशा उसको माइनस करना है, ठीक है। ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं, इसको धीरे धीरे आपको आ जाएगा। चलो, अब यहाँ केस दूसरा था, अब तीसरा लेते हैं। प्लस कब देंगे, जब ये सेम डायरेक्शन में होगा। देखिए हम यहाँ केस लेते हैं तीसरा, रोमन में लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, 111। इफ टू फोर्सेस applied to an object which having
सेम magnitude and act in opposite direction. डायरेक्शन, ठीक है, कोमा जो रिजल्टेंट है और नेट फोर्स इज 0 और नील एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल. Remain in same direction. अब देखिए दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक इधर से और एक इस साइड से, दोनों जोड़ लगा रहे हैं पुश और पुल करने में, धकेलने में, खींचने में. यहाँ पे खींचना नहीं हो रहा है, यहाँ धकेल ही रहे हैं ना, एक इधर से धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं एक इधर से, लेकिन दोनों के पास हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. मतलब तभी वाला जो केस हमने लिया था, सपोज ए जो है यहाँ पे वो है 1 न्यूटन का और यहाँ पे बी वाला जो है वो भी है 1 न्यूटन का, ठीक है. तो सेम मैग्नीट्यूड है, सेम है, बराबर है दोनों में 1 1, एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है. देन रिजल्टेंट यानी टोटल या नेट, इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम है नेट फोर्स, इज 0 और नील, नील मतलब 0, एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल, रिमेन इन द सेम डायरेक्शन. अब देखिए जब मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, अपोजिट में तो हम माइनस करेंगे, तो ए माइनस अगर बी कर दिया तो क्या होगा बच्चों, 1 है 1 न्यूटन का माइनस, ठीक है, 1 न्यूटन का यहाँ भी है, तो क्या होगा ये 0, तो रिजल्टेंट क्या आ गया 0 या नील. जब टोटल फोर्स 0 आ गया, उधर से मेरे अपोनेंट वाला जो है वो भी सेम फोर्स से धकेल रहा है और मैं भी उतनी ही फोर्स से, ताकत से धकेल रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे रिजल्टेंट 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है. और अगर फोर्स यानी रिजल्टेंट अगर 0 हो जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हिलेगा नहीं, ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल, ये यहीं रहेगा, रिमेन इन सेम पोजिशन, ठीक है. डायरेक्शन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन. याद रखना है कि जब भी रिजल्टेंट 0 हो जाए, नील हो जाए, है ना, फोर्स अगर इक्वल हो जाए, सेम मैग्नीट्यूड का हो, तो ऑब्जेक्ट जो है होती है वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहती है. क्लियर है. चलिए तीनों केस हमने कर लिया है सॉल्व, अच्छे से समझ लिया. देखिए अगर हमने केस 1 देखा, केस 1 का पहले समझना है इसको, ठीक है. जैसे कि एक बॉक्स है, कोई ऑब्जेक्ट है बॉक्स,
इसको ए एक आदमी है जिसके पास है 4 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और बी भी एक आदमी है जिसके पास सपोज 2 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। दोनों के पास अलग अलग फोर्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो मैं पूछूं आपसे कि रिजल्टेंट क्या होगा या नेट क्या होगा, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे इन दोनों का सम हो जाएगा, है ना, सेम डायरेक्शन है। तो 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन क्या होगा? 6 न्यूटन हो जाएगा। बात क्लियर है? फर्स्ट केस वाला है। दूसरा, ये भी एक बॉक्स है बच्चों, ठीक है, इसे इस साइड से ढकेला जा रहा है। सपोज ए जो है उसके पास है 6 न्यूटन, ठीक। इधर से भी एक आदमी है जिसको हमने बी बोला, जिसके पास 4 न्यूटन का फोर्स है। तो अब बताइए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर से लगा रहा है फोर्स और एक इधर से, तो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक। जब अपोजिट हो जाए तो क्या करेंगे? रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी, डिफरेंस आ जाएगा इसका, है ना। ए के पास है 6 न्यूटन माइनस बी के पास है 4 न्यूटन, क्या होगा बच्चों? 6 माइनस 4 2 न्यूटन। रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट मतलब होता है एक तरह से टोटल, ठीक है, इधर का भी इधर का भी। सपोज ये एक बॉक्स है, ये केस हो गया दूसरा, ये हो गया फर्स्ट केस। सपोज ये जो है, ये भी बॉक्स, इधर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 2 न्यूटन का, और इधर से भी लग रहा है 2 न्यूटन का, ठीक। तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। देखिए सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। किसका डायरेक्शन का? इस बॉक्स के, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा रिजल्टेंट? ए माइनस बी। ए में है 2 न्यूटन माइनस बी में है 2 न्यूटन, तो दोनों हो जाएगा 0 न्यूटन। टोटल आ गया कितना? नील, 0। क्लियर यहाँ तक? तो इसी तरीके से जैसे कि एक बॉक्स है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है बच्चों, इसको इधर से जो फोर्स लगा रहे हैं हम, सपोज 6 न्यूटन का, ठीक है, और इधर से जो फोर्स लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन का बी के पास। साइड में लिखिए। सपोज ए जो है 6 न्यूटन है और बी के पास सपोज 1 न्यूटन है, ठीक। तो बताइए क्या होगा रिजल्टेंट? अपोजिट में है तो रिजल्टेंट हमेशा ए माइनस बी होगा। तो 6 माइनस में 1, 6 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो धीरे धीरे आप सभी केस को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, सॉरी बच्चों। चलिए अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की अलग अलग इफेक्ट होते हैं। देखिए हम फोर्स को
देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सी फोर्स ना, फोर्स कैन नॉट बी सीन बाय, हम लोग के द्वारा देख नहीं सकते हैं, लेकिन वी कैन ओनली जज फोर्स बाय इट्स इफेक्ट, है ना। हम से फोर्स के इफेक्ट को जज कर सकते हैं। कहीं कोई कहीं बल ताकत कहीं लग रहा है फोर्स, तो उसके इफेक्ट को हम देख सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हिलेगा, है ना, कोई भी इंसान या बॉक्स कुछ भी हो सकता है, उसके इफेक्ट देख सकते हैं, लेकिन फोर्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक। तो उसके अलग अलग इफेक्ट को हम देख सकते हैं। कैसे? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की इफेक्ट मतलब प्रभाव। फर्स्ट है, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है, स्टेशनरी हमने पढ़ा था, रेस्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। कोई रुका हुआ है तो उसको बोलेंगे स्टेशनरी, है ना। तो कोई भी जो एक फोर्स होता है, कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसको हिला सकता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में, फोर्स ऑफ आवर फुट मेक्स ए स्टेशनरी फुटबॉल मूव। तो मैदान मैदान में कोई फुटबॉल है, उसे आपने एक किक दिया, एक किक से वो क्या हो गया, आगे भागा, तो बॉल रुका हुआ था, है ना, स्टेशनरी फुटबॉल। लेकिन आपके पैर की जो फोर्स है, आपके पैर की जो बल है, उसको क्या किए हैं, मैक्स स्टेशनरी फुटबॉल मूव, उसे हिला दिए, ठीक है। तो आपकी फोर्स होगी ना, आपके पैर, हम सबकी जो फुट होती है उसमें एक फोर्स होता है, तो उस ताकत से हमने बॉल को हिला दिया। इसलिए वो हमने बोला पहला इफेक्ट, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे कोई भी टेबल पे बॉल रखा हुआ है, उस बॉल को आपने ऐसे करके जाके ऐसे कर दिया अपने हाथों से, तो क्या होगा, बॉल आगे जाने लगेगा, भागने लगेगा, ठीक है। तो कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट को फोर्स हिला सकता है, मूव करा सकता है। फर्स्ट के बाद है दूसरा, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई सपोज कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब मोशन में है, तो अब सामने से, जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो क्रिकेट बॉल जब सामने से आता है तो क्या करते हैं, उसको कैच करके रोक लेते हैं ना, है ना। तो कोई मोशन में, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या कर सकता है, स्टॉप, रोक सकता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए, स्टॉपिंग ए मूविंग फुटबॉल बाई गोल कीपर। आपने देखा होगा बच्चों, फुटबॉल में गोलकीपर रहते हैं, नेट में बॉल जाने से रोकते हैं। तो कोई सामने से बॉल आ रहा है तो स्टॉपिंग ए मूविंग फुटबॉल बाय गोलकीपर। गोलकीपर ऐसे खड़े रहते हैं नेट के पास, जाली के पास, और उधर से बॉल आया तो उसको ऐसे रोकेंगे, ऐसे रोकेंगे। तो बॉल जब सामने से आ रही है, क्या है वो, मोशन में, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट है। और जो गोल कीपर है वो अपने हाथ के बल से, मतलब हैंड के जो फोर्स है उससे उसको रोक लेते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे कि हमने बोला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड
कैन स्टॉप ए मूविंग क्रिकेट बॉल। अब हमने क्या बोला कि जो फोर्स है ना, किसका, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, अब आपने देखा होगा कोई क्रिकेट खेलते समय कि बॉल जब दूर जाती है ग्राउंड पर तो वह चलते 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 धीरे धीरे आगे रुक जाती है ना। सपोज यहाँ से बॉल ये धीरे इस तरीके से चलते चलते यहाँ पे रुक गई, ठीक। तो यहाँ पे धीरे धीरे जा करके यहाँ पे रुक जाती है बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्राउंड की जो सरफेस है, मतलब वो जो ज़मीन है, मैदान, वो है रफ, स्मूथ नहीं है। और किसी भी रफ सरफेस में, ये सरफेस कैसा है, रफ है, तो यहाँ पे होता है बच्चों एक फोर्स जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या नाम बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के वजह से, ग्राउंड की फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वो क्या कर सकते हैं, कैन स्टॉप ए मूविंग क्रिकेट बॉल। जो भी क्रिकेट बॉल आ रही होती है उसको रोक देंगे, उसको वहीं पे रोक देंगे। क्लियर है। तो फोर्स कैन स्टॉप, कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और दूसरा हमने पढ़ा एक फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कोई भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। सपोज आपके फ्रेंड ने आपको बॉल फेंका, तो आपके हैंड यानी आपके हाथ ने उसको पकड़ लिया, यानी कैसे, आप अपने हाथ की जो फोर्स है उसको लगाया बॉल को पकड़ने के लिए, रोक लिया ऐसे करके, ठीक। इसको हमेशा याद रखना है। चलिए दूसरा, दूसरा हो गया, तीसरा। तो हम इफेक्ट को देख सकते हैं फोर्स के। तीसरा, ए फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को फोर्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बदल सकते हैं, स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा एग्जाम्पल से पहले बच्चों यहाँ लिखिए 2 पॉइंट। इफ फोर्स इज अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, comma its speed increases। सपोज आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक। अब साइकिल धीरे धीरे चला रहे हैं, है ना। आप सपोज आप एनर्जी आपकी लो हो गई, आप धीरे धीरे चला रहे हैं, तभी उस आपके दोस्त ने आपके पीछे से साइकिल को क्या किया, धक्का दिया, मतलब हाथों से आगे बढ़ाया। तो जब आप अच्छे से साइकिल से जा रहे थे आगे, है ना, साइकिल से आगे अच्छे से जा रहे थे, तो पीछे से आपके दोस्त ने इसको और धकेल दिया, तो क्या होगा बच्चों, इसकी स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी। और पीछे से जब आप जा रहे हो आपको धकेला जाएगा, तो क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो वही है कि इफ फोर्स इज अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, इट्स स्पीड इंक्रीजेस, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए इसी में बच्चों दूसरा कि इफ फोर्स is applied in opposite
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोमा इट्स स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा था तो स्पीड इंक्रीज हो रहा था। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे जब फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट में यदि लगे, इट्स स्पीड डिक्रीज, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। जैसे अब आपके दोस्त ने साइकिल को आप ढकेला नहीं, अब क्या किया, जब आप साइकिल चला रहे थे तो उस साइकिल को पीछे से पकड़ लिया, ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लिया, तो क्या होगा, आप पैडल आगे बढ़ा पाओगे क्या, साइकिल वहीं रुक जाएगी ना, यानी आपकी साइकिल का स्पीड घट जाएगा। ठीक, डिक्रीज मतलब घट जाना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो इससे हमने जाना कि फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, फर्स्ट जैसे मैंने बोला कि साइकिलिंग, जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं, चलाते हैं, है ना, तो फ्रेंड का हमने एग्जांपल लिया, या और भी है, जैसे ही साइकिल चला रहे हैं, अब बहुत जोर की तेज हवा चलने लगी, तो आपकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे चेंज हो जाएगी ना। तो फोर्स कहाँ किससे लग रहा है, आपके दोस्त, अभी जब आपके फ्रेंड थे तो फ्रेंड का फोर्स लग रहा था, लेकिन जब आप अकेले हो और जा रहे हो तभी वहाँ बहुत जोर की हवा चल रही है, तो फोर्स किसका लगेगा, उस एयर का लगेगा, वहाँ पे एयर फोर्स का काम करेगा। ठीक है, तो वहाँ एयर जो है वो फोर्स लगा के आपके साइकिल की स्पीड को कम कर देंगे, तो आप धीरे धीरे चलोगे। दूसरा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, 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 फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ऑन फॉलिंग बॉल। देखिए, हमारी अर्थ के पास एक फोर्स होता है, एक बल, ताकत होता है, जिससे वो चीज़ों को, कोई भी चीज़ को नीचे खींच कर रखती है। जैसे हम सभी अभी ज़मीन पर हैं, यानी कि अर्थ पर, तो कैसे हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है हमें खींच कर रखी है, इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो हमारी अर्थ के पास एक पुलिंग, पुलिंग मतलब खींचने की, खींचने वाली फोर्स होती है जो चीज़ को खींच के रखती है। जैसे कि कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आती है ना, क्यों, क्योंकि वो अर्थ जो है उसको खींच रही है नीचे। लेकिन जब अर्थ से बाहर जाओगे स्पेस में, तो वहाँ क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वहाँ पे उड़ने लगते हैं स्पेस में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है ना, और वहाँ पे फोर्स जो अर्थ लगा रही है वो अर्थ, वहाँ अर्थ की कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि अर्थ के जब आप अंदर हो, ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर ये सारा फोर्स लग रहा है ना, कोई भी चीज़ है तो उसको नीचे खींच के रखती है। ठीक है, अर्थ क्या कर रही है बच्चों, नीचे खींच के रखती है। तो सपोज सपोज हमने क्या किया, इसी प्लेनेट अर्थ पे, है ना, अर्थ पे एक बॉल लिया, ठीक है, और उसे एक हाइट से गिराया, मतलब आपने छत पर चले गए, बॉल को नीचे गिराए, तो क्या होगा, बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है उसके पास जो फोर्स है वो नीचे और खींचेगी तेजी से। ठीक है, अब वहीं पर बच्चों, यदि आपका एक फ्रेंड है, जब आपने बॉल नीचे फेंका तो बॉल नीचे आ गया, अब आपका फ्रेंड जब बॉल ऊपर फेंकेगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने जब बॉल को जब ऊपर फेंकना चाहा तो अर्थ तो इसको नीचे खींच रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, ऐसे ऑलवेज नीचे पुल कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। तो जब आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो स्पीड क्या होगा,
घट जाएगा बच्चों। और ऊपर से जब बॉल नीचे फेंकोगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ किसका फोर्स है? अर्थ यानी इस पृथ्वी का फोर्स। तीसरा, हॉकी। हॉकी गेम आपने देखा होगा, हॉकी की जो गेम होती है, हॉकी स्टिक से क्या करते हैं, जो खेलने वाले प्लेयर है उसको बॉल को जोर से मारते हैं। तो जितनी फोर्स लगेगी हॉकी प्लेयर की उतनी बॉल आगे जाएगी। ठीक है, जितना कम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, चौथा में, ए फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकती है? कोई भी आ रही चल रही मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय, देखिए एक्सर्टेड का मतलब होता है लगाना, फोर्स लगाया जा रहा है बाय बैट, BAT बैट, वही क्रिकेट बॉल खेलने वाला बैट बॉल, बैट किस पर? ऑन बैट, चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग क्रिकेट बॉल। तो बैट बॉल खेल रहे हैं, तो सामने से बॉल आ रहा है, बैट रखा है आपने, लगाया, तो क्या हो रहा है उसमें कि जो बॉल मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ड्यू टू बैट के वजह से। बैट ने फोर्स लगाया तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट। दूसरा, फोर्स एक्सर्टेड, जब ये बोले ना एक्सर्टेड मतलब वहाँ फोर्स लगाया जा रहा है, अप्लाई बाय कैरम बोर्ड। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय कैरम, फोर्स जो लगाया जा रहा है वो कैरम बोर्ड के द्वारा लगाया जा रहा है। कहाँ? ऑन स्ट्राइकर। आप खेल रहे हैं कैरम बोर्ड पर, तो स्ट्राइकर जो होती है क्या करते हैं, मारते हैं ऐसे, तो उसकी आज उधर से जब आ रही है, जब मारा आपने तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन बच्चों आपके मारने से डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। सपोज ये कैरम बोर्ड है, इधर से जब किसी ने मारा, जैसे आपने ही मारा, तो आपने मारा तो ये जो साइड वाला है ना, ये साइड एज, इसका किनारा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा और ये स्ट्राइकर किधर भागेगी, इस साइड भाग जाएगी। ठीक है, तो फोर्स किसके द्वारा लगा? कैरम बोर्ड के द्वारा लगा, आपके द्वारा नहीं लगा। आपने मारा, लेकिन जो स्ट्राइकर है इधर से लगा, इधर फोर्स इधर घूम गया, डायरेक्शन क्या हो गया, इधर से इधर घूम गया। दूसरा हो गया, तीसरा एग्जाम्पल, फोर्स exerted by blowing air, ब्लोइंग एयर मतलब चलती हुई हवा। जैसे कि हमने अगर फूंक भी मार अपने माउथ से तो ब्लो किया, हवा चली। ठीक, अब हवा चल, आसपास भी हवा चल रही होती है, चेंज डायरेक्शन
ऑफ स्मोक, EMITTED, emitted by अगरबत्ती। इसका मतलब है कि जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, धुआं निकलता है बच्चों। तो धुआं जब निकल रहा है मतलब उसमें फोर्स, वो जो है धुआं जब निकलेगा उसमें मोशन में है वो, है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है एक तरह से जो गैसेस है ना। तो गैसेस जो होते, कोई भी ऑब्जेक्ट जो 3 स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो अगरबत्ती से जो स्मोक निकल रही है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। किसकी वजह से, ब्लोइंग एयर की वजह से, चलती हुई हवा। आपने अगरबत्ती जलाया तो देखा होगा जो गैस होते हैं यानी स्मोक जो होते हैं वो इधर उधर भागते हैं, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो फोर्स कौन लगा रहा है, एक्सर्ट कौन कर रहा है, ब्लोइंग एयर, बहती हुई हवा, चलती हवा, ठीक है। या आपने फूंक मारा मुंह से ऐसे कर। चलिए चौथा हो गया, अब आते हैं पांचवा। जैसे कि फोर्स कैन चेंज shape and size of object। पांचवा जो इफेक्ट हम देखने को मिलता है हमें, फोर्स जो होते हैं किसी ऑब्जेक्ट की शेप, उसके आकार और उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल, जैसे कि हमने बोला कि शेप से लिखेंगे, जैसे कि पुलिंग फोर्स, पुलिंग मतलब खींचना, तो पुलिंग फोर्स ऑफ आवर हैंड चेंज shape and size of स्प्रिंग, SPRING। स्प्रिंग क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। हमने बोला कि स्प्रिंग यानी जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेप और साइज है उसको चेंज हो जाते हैं, किसकी वजह से, पुलिंग फोर्स ऑफ आवर हैंड। तो सपोज ये बच्चों क्या है, एक स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग, कोई भी स्प्रिंग को लेकर के जब आप खींचते हो तो क्या होता है, इसका शेप और साइज चेंज हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि आपका हैंड के फोर्स की वजह से। तो यहाँ से ये जो इस साइज में है, जब आपने खींचा तो देख सकते हैं इसकी साइज जो है कितनी बड़ी हो गई। स्प्रिंग की जो शेप है, साइज है, बढ़ गई, चेंज हो गई। किसका फोर्स लग रहा है, हमारी हैंड का। हाँ, तो एग्जाम्पल फर्स्ट कर दीजिएगा। दूसरा, दूसरा है बच्चों, शेप ऑफ DOUGH, डब, यानी कि KNEADED, नीडेड
weight floor, FLOUR, change on pressing with rolling pin, इसको हम लोग बेलन बोलते हैं, BELAN, बेलन। तो आपने घर में कभी भी देखा होगा कि जब माँ आटा गूंथती है ना, फ्लोर मतलब आटा, नीडेड वेट फ्लोर मतलब गीला आटा, जब वो पानी और आटे को मिक्स करके जब उसका गूंथ कर बनाती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग DOUGH, डब। क्या बोलते हैं? डब, यानी गूंथा हुआ आटा। ठीक, अब उसको जब हम कर करके उसके जो शेप देते हैं गोल, और उसको हम क्या करते हैं, एक रोलिंग पिन यानी बेलन से क्या करते हैं, फ्लैट करते हैं, जिस भी शेप में आपको बनाना हो। ठीक है, सपोज आपको पराठा बनाना है तो आप उस शेप में करते हो, आपको रोटी बनाना है तो आप सर्कल में करते हो, ठीक, या ट्रायंगल में करते हैं। तो शेप जो है इसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, कब? प्रेसिंग विद रोलिंग पिन। ठीक, रोलिंग पिन बेलन है तो इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना, और ये फ्लैट हो रहा है, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे कर। तीसरा लिखिएगा कि शेप ऑफ टूथ पेस्ट और OINTMENT ट्यूब changes when we squeeze it। अब आपने देखा होगा सुबह में जब ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट जो आपके हाथ में रहता है उसको क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तब जा करके उसके उससे टूथ पेस्ट निकलती है बच्चों। ठीक है, तो शेप ऑफ टूथपेस्ट जो है, या ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब होता है कोई क्रीम लगाते हैं ना, तो उसको उसको भी क्या करते हैं आप, थोड़ा दबाते हैं, है ना, निचोड़ते हैं, तब जा करके निकलता है। तो वो शेप उसका चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, चेंज होता है ना दबाने पे, व्हेन वी स्क्वीज इट, तब दबाते हैं, तो स्क्वीज मतलब दबाना। तो वहाँ क्या कर रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं दबाने के लिए, अप्लाई कर रहे हैं हैंड की। चलिए, तीसरा एग्जाम्पल हो गया, अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल। जैसे कि बच्चों, फोर्स जैसे शेप ऑफ सोफा changes due to weight, person's weight during seating। तो जब आपने देखा होगा सोफा पे, जब आप बैठते हैं गद्दे वाले सोफा पे, तो क्या होता है, आप पूरी तरह से नीचे दब जाते हैं उस उसके फॉर्म में। तो सोफा की जो शेप होती है वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन की वेट की वजह से, हम लोगों की वेट जो होती है उसको, इसकी स्प्रिंग को दबा देते हैं। ठीक है, उसके शेप चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग सिटिंग, बैठने के दौरान। तो यहाँ तक हमने बात किया इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के अलग अलग तरह के इफेक्ट होते हैं। ठीक है, हमने अच्छे से समझा। अब पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब स्टेट जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, दो तरह की स्टेट होगी। ठीक है, देखते हैं।
ये जो स्टेट, हेडिंग दीजिएगा स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चल रही होगी, मोशन में होगी। मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब चल रही होती है, ठीक है, जैसे कार चल रही है तो वो मोशन में, हम लोग चलते हैं तो मोशन में है। और स्टेट का मतलब हो गया कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट का मतलब है स्पीड भी प्लस डायरेक्शन भी, ठीक है, डायरेक्शन भी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी बोले स्टेट, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट मतलब स्पीड भी होगा उस ऑब्जेक्ट का और प्लस डायरेक्शन कि ऑब्जेक्ट किधर जा रही है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे इसमें एक पॉइंट कि ए फोर्स कैन चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट or both is called state of motion of object। हमने बोला कि एक फोर्स जो होती है ना, वो फोर्स कैन चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बोथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या और डायरेक्शन या दोनों को चेंज कर सकती है कोई भी फोर्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्टेट की बात करेंगे तो मतलब क्या होगा, स्पीड भी होगा प्लस डायरेक्शन या दोनों होंगे, ठीक है, दोनों को चेंज कर सकता है फोर्स। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।